हाय एवरीवन, दिस साइड भूमिका टक्कर। और आज मैं बहुत टाइम के बाद की वीडियो अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मैं टाइम ले रही थी अपना। और मैं क्या करूँगी अब से, ये आपका एसपीएम का जो लॉ है ना, उसका मैं रिवीजन, एमसीक्यू का मैं रिवीजन आप समझ लो। तो वो इस फॉर्मेट में चलता रहेगा। देखो जनरली क्या होता है कि अपने को एसपीएम का लॉ है, उसमें आपके पास अवेलेबल होगा ही जो एमसीक्यू के बुकलेट्स होंगे या फिर एमसीक्यू का पीडीएफ्स मिल जाएगा आपको जगह जगह से। तो जनरली क्या होता है ना कि जब कुछ भी पढ़ा हुआ नहीं है, ठीक है, अब सडनली सिर्फ एमसीक्यूज आप देख के जा रहे हो, तब भी आपसे हो सकता है कि आपको अटेम्प्ट लग जाए। और लगता भी है, मैंने देखा है बहुत स्टूडेंट्स का अटेम्प्ट लगता है एसपीएम के लॉ पे। हालांकि वो एमसीक्यू फॉर्मेट में है और पासिंग परसेंटेज जो भी हो, बट इसमें अटेम्प्ट लग जाता है। तो जो मेरा है दैट इज, मेरा 68 मार्क्स आया था और वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट पे मार्क्स आया था। तो मैं, जो 68 मार्क्स आया मेरा, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में मार्क्स आया। ये मैं, इसलिए मेरे लिए बेनिफिशियल ये इसलिए हो गया कि मेरा पहले ना लॉ एज अ सब्जेक्ट भी था, ठीक है। तो मेरा अटेम्प्ट्स वाले में स्टूडेंट हूँ, तो मेरा एज अ लॉ सब्जेक्ट था। तो मेरा 4 4 वाला सब्जेक्ट्स वाले में कवर है। तो अभी अभी के डेट में होगा ना एसपीएम लॉ। और अब के डेट पे तो कोई क्लासेस भी नहीं लेता एसपीएम के, क्योंकि यस, लॉ मतलब एमसीक्यूज कवर करके जाना है और ज्यादा टाइम भी नहीं बचता, और इसके लिए पूरा डिटेल्ड वे पे क्लासेस लेना मतलब कोई सेंस नहीं बनता और जनरली नहीं लिया जाता है। तो इसलिए ये चीज आपका फ्रीली अवेलेबल है, एक तो यूट्यूब में। दूसरा बात है कि मैं इसमें एमसीक्यूज ही कवर कर रही हूँ। और तीसरा बात ये है ना कि मैं ज्यादा से ज्यादा कवरेज कर रही हूँ। ऐसा नहीं कि जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है सिर्फ उसी को मैं डिस्कस करूंगी या फिर आपके बाकी कंटेंट्स आपके छूट जाएंगे। हो सकता है कि आपका छुपा हुआ कंटेंट से भी कुछ आ जाए, रिपीटेड वाले एमसीक्यू के अलावा भी कुछ एमसीक्यूज आ जाए। तो मैं यहाँ पे मतलब समझ लो कि अगर कोई चैप्टर 100% का है, उसमें मैं 80 90% का कवरेज आप मेरे ये वाले पीडीएफ में देखोगे, ठीक है। तो आज जो है वो मैं फर्स्ट चैप्टर को डील करूंगी। दैट इज आपको जो पहला चैप्टर है, अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर वाला चैप्टर। इसके साथ साथ आपका वो सीरीज चलता जाएगा, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर। इसके अलावा मैं ये बता दूं कि मेरे को हो सकता है कुछ टाइम लग जाए सेकंड चैप्टर फिर थर्ड चैप्टर में आने पे, फोर्थ चैप्टर पे आने पे। आपके जो अटेम्प्ट वाला है एसपीएम का लॉ, उसमें हो सकता है कि मेरा 2 चैप्टर ही अभी तक डील हुआ है रिवीजन वीडियो, या 3 चैप्टर ही डील हुआ है। तो आप इन 3 4 चैप्टर जो मैंने पोस्ट किया हुआ है, उसके लिए तो आप वो देख सकते हो। बाकी के लिए आप, यस, कोर्स बाकी वीडियोस भी अवेलेबल है यूट्यूब में, आप वो देख सकते हो, ठीक है। क्योंकि मैं क्या है ना, थोड़ा क्वालिटी कंटेंट को ज्यादा भरोसा करती हूँ, ठीक है। अगर मैं आज भरोसा भी आपको दिला दूं कि यस आप मेरा वीडियोस देख के जाना, आपका अच्छा मार्क्स आएगा, ये वो, ठीक है, पास तो मैं हो सकता है। लेकिन पास करने के लिए भी इंसान को क्वालिटी कंटेंट देना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं ऐसा कोई भी मतलब 100% गारंटी कुछ किसी चीज का नहीं ले सकती। तो जब मैं कुछ कर भी रही हूँ तो मेरे को ये है कि यस मैं अपना 100% दूं, और ऐसा दूं कि यस आप भी बोलो कि यस पढ़ के थोड़ा मजा आया, यस कुछ समझ में भी आया, कुछ दिमाग में भी डसा। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम रट्टा लगा रहे हैं, एमसीक्यू भी सीख लिया और रट्टा भी नहीं लग रहा है, ठीक है। और ये स्पेशली उन लोगों के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा जो एकदम नए नए अभी है और एकदम अभी एमसीक्यू का लॉ देना है और उसको ज्यादा डिटेल्ड वर्जन में नहीं देखना है। यस अगर डिटेल वर्जन में देखना है तो यस आप देख सकते हो बाकी वीडियोस, ये डिटेल वर्जन नहीं है। ये आपका पूरा कवरेज तो होगा, लेकिन इसमें एमसीक्यू के फॉर्मेट में कवरेज होगा। जो बाकी इरिलेवेंट से चीजें हैं, बड़े बड़े बातें लिखी है, एक ही चीज को घुमा घुमा के लिखा है, फिर उसको समझाने के लिए लिखा है। कुछ ऐसा हो सकता है कि एलिमेंट अभी फर्स्ट चैप्टर में तो इंपॉर्टेंट नहीं होगा, जो आपको समझ में नहीं आएगा, वो आने वाले मान लीजिए थर्ड चैप्टर में समझ आएगा। जैसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का पूरा कंसेप्ट आपको समझ नहीं आएगा अंटिल अनलेस आप थर्ड चैप्टर भी पढ़ लो। तो वो चीज को मैं इधर कट छट की हुई हूँ। तो वो वन चैप्टर में ही आपका दिखाया हुआ है। तो जब ऑडिट कमेटी पढ़ाऊंगी तो उस टाइम पे थर्ड चैप्टर में जब वो डील करूंगी तो वो इस चीज को वापस यहाँ पे दिखा दूंगी। तो इस तरीके से मैं चलूंगी, ठीक है। सो ये आपका होने वाला है एमसीक्यू कम रिवीजन एंड नॉट इन डिटेल्ड, ओके। सो बट ऐसा भी नहीं कि मैं बहुत चीज गोली मार दूंगी, अच्छे से जाएगा ये, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। फर्स्ट है
व्हाट इज द लीगल पोजीशन ऑफ द डायरेक्टर? तो डायरेक्टर एजेंट भी होता है और प्रिंसिपल भी होता है। बिकॉज एजेंट क्यों होता है? बिकॉज उसको रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना होता है। और प्रिंसिपल क्यों होता है? क्योंकि वही डिसीजंस लेता है, इंपॉर्टेंट डिसीजंस वही लेता है। दैट इज वाई प्रिंसिपल ऑल्सो, जो बोर्ड मीटिंग होता है उसमें डिसीजन लेता है। ठीक है। सो देन कैन अ कंपनी हैव अ डायरेक्टर एज अ फर्म? ठीक है, सॉरी, अ फर्म इज अ डायरेक्टर क्या कंपनी में हो सकती? नो, ओनली एंड ओनली इंडिविजुअल ही हो सकती है एज अ डायरेक्टर। इसके अलावा यहाँ फर्म की जगह कोई भी वर्ड यूज करे आपको नो बोल के आना है। फिर मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितना रिक्वायर्ड है? ठीक है, तो 3 to 1 इस तरीके से याद करना है। पब्लिक कंपनी सबसे बड़ी कंपनी होगी तो वहां पे अपने को 3, प्राइवेट कंपनी में अपना 2 और ओपीसी कंपनी में 1। इसके अलावा मैक्सिमम कितना है? ये तो मिनिमम था, मैक्सिमम कितना चाहिए डायरेक्टर्स? तो 15 हो सकता है मैक्सिमम के केस में। अगर 15 से भी ज्यादा चाहिए तो एसआर पास करना पड़ेगा। क्या पास करना पड़ेगा? एसआर, स्पेशल रिजोल्यूशन। स्पेशल रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है? कोई मीटिंग होती है उसमें 75% का वोटिंग यस होना चाहिए, वो होता है एसआर। और ओआर जो अपने बोलते हैं ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, वो क्या होता है? जिसमें मेजोरिटी वोटिंग होती है। मतलब 50 की जगह 1 पॉइंट भी बढ़ जाएगा या 51% यस बोल दिए तो यस ओआर पास हो जाता है। तो यहाँ पे एसआर पास करना पड़ेगा। यहाँ पे क्वेश्चन ट्रिक करके आएगा, ये चीज को ध्यान से सुनो। कभी कभी क्या होता है, बोलेगा कि अमेंड जो अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है ना, उसमें जो लिमिट प्रेस्क्राइब्ड की हुई है, अपने जो आर्टिकल बनाए हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, उसमें से 15 का ही बनाए। अब फर्दर और 2 डायरेक्टर को अपॉइंट करना है तो अपने को क्या करना है? आर्टिकल को पहले अमेंड करना है। तो एक एसआर पास करेंगे, आर्टिकल को अमेंड करेंगे, 15 से उसको 17 करेंगे, डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट अप्रूवल के लिए अलाउ करेंगे। नेक्स्ट, जो 2 डायरेक्टर को अपॉइंट करे 15 से ज्यादा कर रहे हैं, उसके लिए फर्दर एक एसआर पास होगा। तो दो दो ठो एसआर पास होगा इस केस में। ठीक है, इस केस को ध्यान से देखना एग्जाम पे। इसके अलावा देखो, यस, हु इज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर। तो इसको घुमा घुमा के क्वेश्चन बोलेगा कि कोई कंपनी है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ का है, जिसकी कोई कंपनी है कोई और करोड़ का है, जो भी बोलेगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर वो कंपनी लिस्टेड है या कोई अदर पब्लिक कंपनी है जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल है 100 करोड़ से ज्यादा बराबर की या टर्नओवर 300 करोड़ से ज्यादा बराबर की, तो उसको क्या करना है? 1 वुमेन डायरेक्टर एटलीस्ट उसके डायरेक्टर के कॉम्पोजिशन जो होता है उसमें होना ही चाहिए। अगर कोई न्यूली इनकॉर्पोरेट कंपनी है या कोई ऐसी कंपनी है जिसने अभी अभी ये थ्रेशोल्ड क्रॉस किया है, तो उसको 6 महीने के अंदर अंदर ये वाला प्रोविजन को अबाइड करना है। ठीक है। इसमें जो ये अपना लेते हैं वो अपना लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से लेते हैं लास्ट डेट, और अपना लास्ट डेट मतलब 31 मार्च जनरली इंडिया के हिसाब से। और ये पब्लिक कंपनी में इंक्लूडिंग वो प्राइवेट कंपनीज भी है जो कोई ना कोई पब्लिक कंपनी की होल्डिंग है या फिर सब्सिडरी है। ये ध्यान में देना, ये आगे भी ये वाला चीज काम आएगा। ठीक है, और अपने मूव करते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन इंटरमीडिएट वैकेंसी बी फाइल्ड? ठीक है, तो इंटरमीडिएट वैकेंसी का मतलब मैं बता दूं, जैसे कोई रिक्वायरमेंट है, जैसे कि कंपनी में रिक्वायरमेंट पड़ गया एज पर कंपनी एक्ट कि उसको वुमेन डायरेक्टर को अपॉइंट करना है। अब वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट हो गई और अचानक से क्या हुआ कि वुमेन डायरेक्टर की डेथ हो गई, तो उस केस में क्या हुआ कि वहां पे वो जगह खाली हो गई, रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से अब कंपनी नहीं चल रही क्योंकि वहां पे वैकेंसी हो गई है, वो इंटरमीडिएट वैकेंसी उसी को बोलते हैं। ठीक है, कि रूल्स के हिसाब से तो रिक्वायर्ड है लेकिन वहां पे वैकेंसी हो गई किसी भी कारणवश से, तो वहां पे अपने क्या बोलते हैं, उसका अपॉइंटमेंट कब तक करना पड़ता है इस चीज का फुलफिलमेंट? नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग तक, या तो फिर 3 महीने के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ सच वैकेंसी, विच एवर इज लेटर, नॉट अर्लियर, लेटर। जैसे एग्जाम्पल में बता दूं कि मेरा नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग होने वाला है, आज वैकेंसी हुआ, इसका नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग होने वाला है 18 तारीख को, और अपना जो 3 महीना खत्म होने वाला है फ्रॉम द वैकेंसी, वो अपना होने वाला है 16 तारीख को। तो इस केस में कौन सा डेट लेंगे? 18, विच एवर इज लेटर। ठीक है, तो 18 ड्यू डेट हो गया, इस बीच में कभी भी हो सकता है, बीच में कभी करना है हो सकता है, 18 ड्यू डेट समझ लेना है। ठीक है, 18 में ही नहीं करना है। यस, नेक्स्ट इज नंबर ऑफ स्टे कितना चाहिए रेसिडेंट डायरेक्टर बनने के लिए? तो 365 का आधा कर लो, जस्ट 182। तो 182 के बराबर के 182 से ज्यादा भी चल सकता है। वहीं पे अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है मान लीजिए जनवरी, ये तो के एज एन एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ,
और भी ऐसा केस हो सकता है, मान लीजिए मार्च पे ही कंपनी की इनकॉर्पोरेशन हुई है, या कोई भी अदर केस हो सकता है, जून में हुआ है, दिसंबर में हुआ है। तो एज एन एग्जाम्पल अगर जनवरी में हुआ है तो उसका पूरा नंबर ऑफ डेज ही होता है कंपनी का, जनवरी फरवरी मार्च 90 डेज का आ रहा है। तो इन सच अ केस में क्या होगा, नंबर ऑफ स्टे वहां पे 182, अगर 365 में 182 है तो 365 में 182 इंटू 90 कर देंगे, तो यानी कि 44.87, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 45 डेज का स्टे होना चाहिए। तो 45 डेज से ज्यादा बराबर का अगर स्टे हुआ डायरेक्टर का, तो अपने उसको क्या बोलेंगे कि रेसिडेंट डायरेक्टर है वो। ठीक है, तो यानी कि प्रोपोर्शनेट अपने को निकालना है, जहां जहां जिस तरीके का केस होगा। 365 के केस में तो पता ही है 182। ठीक है, देन ये वाला इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर लाइबल टू रिटायर बाय रोटेशन, और जो एक्चुअली रिटायर होंगे उसका कैलकुलेशन अपने को करना है। जैसे कि 12 डायरेक्टर है, इसमें से 2 इंडिपेंडेंट है और 1 नॉमिनी है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल स्ट्रेंथ में जितने भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उसको हटा देंगे और नॉमिनी डायरेक्टर को साइड कर देंगे। कितना हो गया, 12 - 2 - 1 9। अब जो 9 डायरेक्टर बचे, इसमें अपने 2/3 करेंगे। ये जो 2/3 होगा दैट इज लाइबल टू रिटायर। तो कंपनी में क्या होता है कि कुछ सालों के बाद जैसे कंपनी को अपना मशीन अपडेट करना होता है, अपने अपने आप को अपडेट करना होता है मार्केट के हिसाब से, वैसे वैसे कंपनी क्या करती है, अपने डायरेक्टर को भी रिटायर करते जाती है, जो पुरानी डायरेक्टर उसको हटाते जाती है। तो पुरानी में से कौन सी डायरेक्टर को लेके खड़ा करे अपने, यस अब इसमें से अपने एक्चुअली में रिटायर करेंगे फर्दर। तो 9 में से पहले तो 6 डायरेक्टर को आगे खड़ा करेंगे कि इसमें से रिटायर होगा। अब इसमें से भी कितना रिटायर होगा, इसका 1/3। तो 6 का 1/3 एक्चुअली रिटायर हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी क्वेश्चन आता है बहुत बार कि मान लीजिए कि एजीएम अभी तक चल ही रहा है, एडजॉर्न हो गया, तो टिल एडजॉर्न पीरियड तक कौन से डायरेक्टर यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, पुराने वाले कंटिन्यू करेंगे कि वो हट जाएंगे। तो जब तक एजीएम एडजर्न होने के बाद भी कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक वो कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, वो चीज को ध्यान में रखना। तो पहले तो 2/3 अपने को करना है, जिससे कि लाइबल टू रिटायर निकलेंगे, और उसके बाद उसी का 1/3 करना है जो एक्चुअली रिटायर होंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान से देखना है आपको। इसके बाद, what are the requirements of a person who intend to be appointed as a director in the company? तो उसका रिक्वायरमेंट क्या ऑफ अ पर्सन का जो इंटेंट है टू बी अपॉइंटेड। अब बाहर से कोई पर्सन आ रहा है और उसको क्या करना है, कंपनी में एज अ डायरेक्टर खड़ा होना है। तो वो क्या करेगा, सबसे पहले तो अपना एक नोटिस लिखेगा, रिटर्न नोटिस। वो 14 दिन पहले पहले तक दे देगा, मीटिंग के 14 दिन पहले पहले तक, टू द रजिस्टर एड्रेस ऑफ द कंपनी पे। और इसके साथ साथ अपना एक डिपॉजिट भी देगा, मतलब नोटिस भी देगा और डिपॉजिट भी देगा। ठीक है, ये डिपॉजिट जो 1 लाख का है, निधि कंपनी के केस में हो जाता है 10,000। ये चीज को बस थोड़ा सा ध्यान में रखना है। लेकिन ये क्योंकि डिपॉजिट है तो ये रिफंड होगा। तो रिफंड किस केस में होगा, या तो हम अपॉइंटमेंट हो गया मेरा, हम जीत गए, या तो फिर इन सच केस जहां पे जो भी इंसान अवेलेबल था, जो मीटिंग में अवेलेबल था वोट करने के हित से, तो वो लोग शो ऑफ हैंड करते हुए बोले कि 25% अपना फेवर में वोट किए थे, मेरे फेवर में। हम अपॉइंट होने वाले थे, मेरे फेवर में वोट आया था, भले हम अपॉइंट नहीं हुए लेकिन 25% से ज्यादा वोटिंग मेरे फेवर में था। बाय हैंड होना चाहिए, बाय पुल होना चाहिए। बाय हैंड बाय पुल का मतलब है कि जो भी अवेलेबल इंसान है वो मेरे को, वहां पे जो खड़े खड़े इंसान है वो मेरे फेवर में है, जो अवेलेबल में, बाय शो ऑफ हैंड बाय पुल करते हुए। तो तो वो वहां पे 25% से ज्यादा होना चाहिए, बराबर नहीं चलेगा। 100 में से 25 इंसान बोला नहीं चलेगा, 100 में 26% इंसान बोलना चाहिए तब चलेगा। हाउ मेनी स्मॉल शेयर होल्डर आर रिक्वायर्ड टू अपॉइंट स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं स्मॉल शेयर होल्डर का कंसेप्ट क्या है। स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर जो होता है, सबसे पहले तो स्मॉल शेयर होल्डर, तो स्मॉल शेयर होल्डर वैसा शेयर होल्डर्स होता है जिसका जो शेयर का होल्डिंग होता है ना, इज नॉट, उसका नॉमिनल वैल्यू इज नॉट मोर देन 20,000 से ज्यादा का नहीं होता है। देखो यहाँ पे, नॉट मोर देन 20,000 नॉमिनल वैल्यू,
मार्केट वैल्यू नहीं बोल रही हूँ, ये रुपीज में है, ये आपका रुपीज में है, ठीक है, ये 20,000 रुपीज में आपका। तो आपका नॉमिनल वैल्यू 20,000 का होगा उस शेयर का। तो वो वाले ऐसी जितनी जितनी शेयर होल्डर्स लोग हैं जिसके पास सिर्फ 20-20 हजार का शेयर होल्डिंग्स है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, मतलब 18,000 है, 20,000 एग्जैक्ट है, 16,000 है, 5,000 है, 2,000 है, ऐसे वाले नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स है, तो वो वाले को बोलते हैं स्मॉल शेयर होल्डर्स। अब ये स्मॉल शेयर होल्डर क्या बोलते हैं कि हमको अपना वाला एक डायरेक्टर अपॉइंट करना है, तो उसको बोलेंगे स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। तो वो किस में अपॉइंट हो सकता है? लिस्टेड कंपनीज में ही अपॉइंट हो सकता है, और ये रिक्वायर्ड भी है, ठीक है। तो इसके लिए कितने जनों को प्रस्ताव रखेंगे कि इस इंसान को लेके आओ ना स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर के तौर पे, या यहाँ पे अपॉइंट कीजिए ना। तो हाउ मेनी स्मॉल शेयर होल्डर्स आर रिक्वायर्ड टू अपॉइंट स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर इन द लिस्टेड कंपनी, एंड हाउ मेनी डेज ऑफ नोटिस सर्व होना चाहिए। तो यहाँ पे प्रस्ताव रखा जाएगा 1,000 स्मॉल शेयर होल्डर्स का, या तो फिर 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स का, ठीक है। तो 1,000 नंबर वाइज 1 2 3 4 5 6 7 8, या तो फिर जितने भी शेयर होल्डर्स है उसमें से 1/10 आदमी आके हमको बोलेंगे कि ये सब प्लीज अपॉइंट कीजिए स्मॉल शेयर होल्डर को, तो वहां पे वो अपॉइंटमेंट होगा। और वो कब देंगे? 14 डेज बिफोर द मीटिंग। अब मीटिंग होगी, उसमें अपॉइंटमेंट हुआ नहीं हुआ, या इस इंसान का हुआ फिर किसी दूसरे इंसान का हुआ, वो तो बात की बात है, लेकिन प्रस्ताव ये लोग रखेंगे, उसमें भी विच एवर इज लोअर अलाउड है। तो इसमें क्वेश्चंस बन सकता है, इसको आप प्रैक्टिस करना, इसके क्वेश्चंस देखना, ठीक है। इसमें इसमें इसके साथ ये लोग नेम, एड्रेस, अपना फोलियो नंबर, अपना शेयर्स जो ये लोग होल्ड करके रखा हुआ है, वो सब चीज को उस रिटर्न नोटिस में ही वो लोग लिख के देता है, ठीक है। नेक्स्ट है टेनर, क्या होता है इनका? तो 3 साल का ही टेनर होता है, इसके बाद कूलिंग पीरियड लग जाती है 3 साल की, ठीक है। क्या स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर रिटायर होता है बाय रोटेशन? नो। क्यों? क्योंकि इसका स्टेटस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के जैसा ही होता है, मतलब जितने भी क्वालिफिकेशंस वगैरह लगते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के ऊपर, वो सब कुछ यहाँ पे जो आपका स्मॉल शेयर होल्डर एक्टर है उसमें भी लग जाता है, इसलिए यहाँ पे वो रिटायर नहीं होता। रिटायर बाय रोटेशन जो अपने करते हैं ना, 2/3 1/3, वो नहीं होता। फिर मिस्टर नरेश क्या बोलता है? Mr. Naresh want to appoint himself as a director of Global Services Private Limited. यहाँ पे उसके पास डिन नंबर नहीं है, तो क्या प्रोसेस अप्लाई करेगा? तो प्रोसेस वही है कि भाई उसको DR3 में अपना डिन नंबर लेना पड़ता है। तो फॉर्म जिससे कि अपने डिन नंबर के लिए अप्लाई करते हैं, जिससे डिन नंबर अलॉट होता है अपने को, दैट इज DIR3, और ये अपना MCA में ही अपलोड होता है, ठीक है, ये बात को ध्यान में रखना। अगर कोई कंपनी कोई न्यूली इनकॉर्पोरेट हुई है, अब उसको अगर चाहिए, तो उस केस में मतलब डायरेक्टर का डिन भी अप्लाई करते जाना है और कंपनी को इनकॉर्पोरेट भी करते जाना है, तो साथ हो जाएगा। INC 32 स्पाइस वाला जो फॉर्म होता है उसी में हो जाता है, ठीक है। अब जो डायरेक्टर बनना चाहती है, मतलब जो पर्सन डायरेक्टर बनना चाहती है, वो अपना कंसेंट देती है कंपनी को, कौन से फॉर्म में? DIR2। ये कंपनी को फाइल होता है, ठीक है, कि ये लीजिए, मेरा कंसेंट है यहाँ पे डायरेक्टर बनने का। तो इसमें बहुत सा चीज होता है, जैसे अपने बायोडाटा किसी पर्सन का देखते हैं उस तरीके से ही होता है वो, ठीक है। उसके बाद ये चीज को कंपनी यूज करती है DIR12 वाला फाइल करने के लिए। DIR12 क्या होता है? डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट वाला फॉर्म। ये था डिन के लिए फॉर्म, ये था डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट वाला फॉर्म, और ये और ये तीनों MCA में फाइल होता है, ठीक है, ये चीज को ध्यान में रखना। ये वाला फाइल नहीं होता MCA में, ये वाला कंपनी को सौंपा जाता है कि ये लीजिए मेरा कंसेंट है डायरेक्टर बनने का। अब डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट जब होगा वो DR12 में फाइल होकर होगा, ठीक है, वो कंपनी फाइल करेगी। इसके बाद जब जब कोई चेंजेस आता है डायरेक्टर के पर्टिकुलर्स में, जैसे कि डायरेक्टर का एड्रेस चेंज हो गया, तो उसका आधार चेंज हुआ होगा, अपडेट हुआ होगा, तो वो वाला पर्टिकुलर्स चेंज करने के केस में अपने को क्या फाइल करना पड़ेगा? जब भी चेंजेस होता है 30 डेज के अंदर अपने को फाइल करना है DIR6 फॉर्म। ये भी अपना MCA वाला फॉर्म है, ठीक है। MCA में अपने को अपडेट करना पड़ता है अपना पर्टिकुलर्स।
तो वो अपने फाइल करेंगे। इसमें अपने को प्रूफ भी देना पड़ेगा जो चेंज हुआ, जैसे कि आधार का वो एड्रेस चेंज हुआ था तो नया वाला आधार का अपने वहां पे अटैचमेंट लगा दिए, न्यू वाला आधार, तो उसके साथ अपने उसको इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट करते। कोई भी फॉर्म है एमसीए में जो अपने बात करें वो इलेक्ट्रॉनिक ही कली सबमिट होता है। इसके अलावा उसमें डिजिटली साइंड होता है सीएससी सीएमए इन प्रैक्टिस वाले से, एंड वहां पे DI-6 सबमिट करना होता है। तो एक प्रेस्क्राइब फीस होता है वो सबमिट होता है, वो तो बात की बात है। DI-6 अपने को ध्यान में रखना है, 30 डेज के अंदर फाइल करना है। अब आता है कंसेप्ट अल्टरनेट डायरेक्टर का। इसमें भी क्वेश्चन आपको जैसे भी घुमा के बोले, लेकिन मैं एक जिस्ट दे दी आपको किस तरीके से क्या है कंसेप्ट। तो अल्टरनेट डायरेक्टर का ये कंसेप्ट है कि कोई डायरेक्टर मान लीजिए अब्रॉड जाने वाले 3 महीना 3 महीने से ज्यादा के लिए, 2 महीने के चलेंगे तब नहीं, 3 महीना 3 महीने से ज्यादा, ठीक है। तो उस केस में वो क्या करता है, किसी डायरेक्टर को यहाँ पे अपने प्रॉक्सी में अपॉइंट करवाते हुए जाता है कि मेरे जगह पे ये यहाँ पे मेरा डिसीजंस जो भी मीटिंग में डिसीजंस होगा वो लेगा। तो इसका जो डिसीजन होता है वो खुद का होता है। जैसे मैं ओरिजिनल डायरेक्टर हूँ, तो मैं किसी प्रॉक्सी को लेके आई कि इसको अल्टरनेट डायरेक्टर बना दिया गया, लेकिन इसको बनाने का मेरा प्रोसेस नहीं है, मैं खुद नहीं इसको अपॉइंट करूंगी, इसका सेम प्रोसेस है। जनरल मीटिंग में प्रॉपर मीटिंग होगा, DI-2 ये देगा कंपनी को, DI-12 फाइल होगा जो अपने सारा फॉर्म्स वगैरह पड़े, सब कुछ होगा इसमें बकायदा। देखिए सेम प्रोसेस है, ठीक है, ये सेम प्रोसेस है। जनरल मीटिंग होगा, OR पास होगा, तब जाके अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट होगा। तो जब अल्टरनेट डायरेक्टर बन गया और हम ओरिजिनल डायरेक्टर है, तो हम इसको जो बोलेंगे वो ये काम नहीं करेगा। ये मीटिंग में बैठा है ना, ये अपने हिसाब से डिसाइड करेगा क्या करना है, कौन सा डिसीजन के लिए एग्री करना है, कौन सा डिसीजन के लिए नॉट एग्री करना है। तो इसका जो स्टेटस होता है वो भी इंडिपेंडेंट एक्टर के जैसा ही होता है। और एक चीज अपन लोग पढ़े थे, जो इंडिपेंडेंट एक्टर का स्टेटस वाला होता है वो कौन सा, स्मॉल शेयर होल्डर। तो ये चीज को आपको थोड़ा रिकॉल करना है, जहां जहां वर्ड हो रहा है कि ये स्टेटस इंडिपेंडेंट एक्टर के जैसा हो रहा है, इट मीन्स कि इसको अपने रिटायर बाय, जो अपने बात किए 2/3 1/3 वाला, इसमें अपने हटाते जाएंगे, पहले ही हटा देंगे स्ट्रेंथ में ही, ध्यान में रखना। इसके अलावा आर्टिकल में यस होना चाहिए, तब अपने अल्टरनेट डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। और इसका टर्म कैसा होता है, जैसे हम ओरिजिनल थे और ये अपना अल्टरनेट डायरेक्टर था, ठीक है। अगर ओरिजिनल का टर्म है कि आने वाला जो AGM है उसमें हम मेरा टर्म एक्सपायर हो जाएगा, तो इसका भी क्या हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। इसके बाद अगर हम बीच में इंडिया में आ जाते हैं तो इसका टर्म तभी का तभी खत्म, ठीक है। अब मैं कंटिन्यू करूंगी ओरिजिनल डायरेक्टर, इसका टर्म इस तरीके से चलेगा। अब इसके बाद कुछ कंडीशन है जो आपको एकदम ध्यान से सुनना है। कंडीशन क्या बोलता है कि X एंड Y ये दोनों के दोनों डायरेक्टर्स हैं, कंपनी कौन सी है, XYZ लिमिटेड। अब ये दोनों क्या बोलता है ना, कि हम एक कॉमन पर्सन को अपॉइंट कर देते हैं अपने बिहाफ के लिए, कि मिस्टर ए एक्स के लिए भी अल्टरनेट बनेगा, मिस्टर ए वाई के लिए भी अल्टरनेट बनता है। कैसा हो सकता है, नो, ये कॉमन वाला चीज अलाउड नहीं है। दूसरा, एक्स बोलता है, एक्स डायरेक्टर है कंपनी का, वाई भी डायरेक्टर है कंपनी का। एक्स बोलता है कि तुम अपना तो डिसीजन लोगे ही, अपना मीटिंग्स जो होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, साथ साथ मेरा भी ले लेना, तो मेरे तुम अल्टरनेट बन जाओ। यानी कि हम क्या बोल रहे हैं, जो डायरेक्टर ऑलरेडी डायरेक्टर है उसी कंपनी में, उसी को हम बोल रहे हैं कि जाओ मेरा प्रॉक्सी बन के जाओ, अल्टरनेट डायरेक्टर तुम ही बन जाओ, वो भी नहीं हो सकता, ठीक है, वो भी नहीं हो सकता। तो इस चीज को हो सकता है MCQ फॉर्मेट में घुमा के आपको बोलेगा, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब यस, सेक्शन 162 क्या बोलता है, जब भी कोई डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट होता है तो वो सिंगल रिजोल्यूशन से नहीं हो सकता, अलाउड नहीं है, अनटिल अनलेस कोई भी वोट उसके अगेंस्ट में आए। इसका मतलब क्या होता है, मैं अच्छे से समझाती हूँ, इसको ध्यान से देखना। ये 4 डायरेक्टर को अपॉइंटमेंट करना था, सिंगल रिजोल्यूशन नहीं हो सकता, इसका मतलब क्या है, क्या इसको अपॉइंट करना है, इसमें फिर यस नो होगा या वोटिंग्स की जाएगी, तो वोटिंग में मेजोरिटी हुई, यस हो गई, चलो यस। फिर इसकी पूछी जाएगी,
तब इसकी पूछी जाएगी, तब इसकी पूछी जाएगी। ठीक है, ये होता है सिंगल रिजोल्यूशन नॉट अलाउड। अब हम बोलते हैं इन सबको मिला के, क्या इसको अपॉइंट करना है ये इन चारों को? ऐसा पूछ ही नहीं सकते, यही ये बात लिखा हुआ है कि ऐसा पूछ ही नहीं सकते, ये चारों को एक साथ पूछ ही नहीं सकते अनटिल अनलेस मीटिंग के पहले ही अपने क्या किए, जो अपना अपॉइंटमेंट करना था उसी में स्टार्टिंग में अपने बोल दिए ये चार को हम लोग एक साथ अपॉइंट करेंगे, चलेगा क्या आप लोगों को? तो मीटिंग में से जो भी इंसान अवेलेबल था, सारा लोग जो भी बैठा हुआ था, उसमें से कोई भी मतलब एक इंसान भी अगेंस्ट में नहीं जाना चाहिए। कोई भी इंसान ऐसे अगेंस्ट में खड़ा हो गया, एक भी छोटा बच्चा भी खड़ा हो गया शेयर होल्डर बनते हुए, नहीं हो सकता। ठीक है, तब अपने ये सिंगल रिजोल्यूशन नहीं कर सकते। अगर एक भी इंसान इसमें सहमति, मतलब सारा का सारा इंसान अगर सहमति दिया है कि यस कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, तो चारों को एक साथ लेके फिर हम लोग पूछेंगे क्या ये लोग को अपॉइंटमेंट करना है, फिर मेजोरिटी वोटिंग और जो भी होगा उस हिसाब से अपॉइंटमेंट होगा चारों को एक साथ। ठीक है, तो ये वो वाला कंसेप्ट है। Question is, what is the maximum number of directorship that a person can hold? तो एक डायरेक्टर कितने और कंपनीज में डायरेक्टर बन सकता है? तो मैक्सिमम कितना है? 20 कंपनीज में वो डायरेक्टर बन सकता है, आउट ऑफ विच तो 10 इज द मैक्सिमम लिमिट इन केस पब्लिक कंपनी है। फिर इसमें सेक्शन 8 और डोरमेंट कंपनी एक्सक्लूड है, मतलब कोई पर्सन है वो ऑलरेडी 20 कंपनीज में डायरेक्टर बन चुका है, अब वो बोलता है कि सेक्शन 8 कंपनी में बनना है, दो ठो सेक्शन 8 कंपनी में, दो ठो डोरमेंट कंपनी में बन सकता है, क्योंकि वो लिमिट में काउंट ही नहीं होता है। ठीक है, तो उसको दूध भात रखा गया। इसके अलावा जो अपने इधर बात करें फिर से पब्लिक कंपनी, उसमें इंक्लूड है वो सारी प्राइवेट कंपनीज भी जो होल्डिंग सब्सिडरी किसी ना किसी पब्लिक कंपनी की। तो ये वाला बात फिर से वही आ गया। यस, इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। एक पर्सन है राम, वो क्या है? डायरेक्टर दोनों कंपनी का है, XYZ भी और YZL लिमिटेड भी। अब इसमें क्या होता है, जो XYZ लिमिटेड है ना, वो 2 साल से कंटिन्यूअस अपना फाइल नहीं कर रही है अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, और जो YZL लिमिटेड है वो अपना डिविडेंड वगैरह डिक्लेयर करके पे नहीं कर रही है, उसमें फेल हो रहा है, उसका इंटरेस्ट का फेलियर हो रहा है, डिपॉजिट फेलियर हो रहा है, डिबेंचर का फेलियर हो रहा है, और वो फेलियर 2 साल से कंटिन्यू चलते आ रहे हैं। अब जब अपने सेक्शन 164 पढ़ेंगे तो अपने देखेंगे कि वहां पे डायरेक्टर का डिस्क्वालिफिकेशन होता है कब? जब एनुअल रिटर्न कोई कंपनी फाइल नहीं करती है, 3 साल या 3 साल से ज्यादा हो जाता है। तो इस केस में जब अपने देख रहे हैं XYZ लिमिटेड वाले केस में, तो वहां पे तो अपने 2 साल ही हुआ है अभी, तो अभी तो अपना डिस्क्वालिफिकेशन चढ़ा नहीं। अब दूसरा देखते हैं, जब YZL लिमिटेड का बात कर रहे हैं तो वहां पे अपने 2 साल का कंटिन्यू फेलियर है, किस चीज के लिए? कि डिविडेंड नहीं पे कर पा रहे हैं, इंटरेस्ट नहीं पे कर रहे हैं, डिपॉजिट नहीं पे कर रहे हैं, डिबेंचर नहीं पे कर रहे हैं। तो वो वाला पेमेंट 1 साल या 1 साल से ज्यादा अगर हो जाता है तो अपना डिस्क्वालिफिकेशन चढ़ जाता है। तो इस केस में तो 2 साल हो गया, तो फिर डिस्क्वालिफिकेशन चढ़ गया। अब जब अपने डिस्क्वालिफाइड हो गए तो प्रोविजन क्या बोलता है कि वो वाली कंपनीज जिसमें अपने डिफॉल्ट किए उसको छोड़ के बाकी जितनी कंपनीज में हम लोग डायरेक्टर है, वो वाली कंपनीज को अपना वेकेट करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, ऑफिस छोड़ के जाना पड़ेगा वहां से। ठीक है, तो वहां पे तो छोड़ना पड़ जाएगा। दूसरा, जब अपने जिसमें डिफॉल्ट किए हैं तो वहां पे अपने कंटिन्यू करेंगे फॉर द पर्पस कि यहाँ पे अपने को बैठ के इस डिफॉल्ट को ठीक करना है। और अगर कंपनी के ऊपर कोई पेनल्टी चढ़ती है या कुछ भी होता है तो उस चीज को अपने बियर करेंगे, क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी थी ना एनुअल रिटर्न्स को फाइल करना टाइम टू टाइम, ये मेरी ड्यूटीज में आती है। ठीक है, कंपनी के हित के लिए सोचना, कंपनी के इंटरेस्ट के हिसाब से काम करना, तो यहाँ पे तो मैंने कंपनी के इंटरेस्ट के हिसाब से काम नहीं किया, तो इसलिए मैं कंटिन्यू करूंगी, मेरे को जो पेनल्टीज वगैरह होंगी कंपनी को वो बियर करूंगी मैं, और इस चीज को अवॉइड करूंगी। तो वही बात यहाँ पे लिखा है कि XYZ लिमिटेड जो होगा, ये वाली कंपनीज जिसमें डिफॉल्ट हुआ नहीं था मेरा, तो वहां पे वेकेट करना पड़ेगा। ठीक है, और वो वाली कंपनी जिसमें अपने डिफॉल्ट किए डिस्क्वालिफाइड हुए हैं तो अपने एज अ डिस्क्वालिफाइड डायरेक्टर ही वहां पे रहेंगे। लेकिन दोनों ही केसेस में अपने ऊपर बैन चढ़ जाएगा, फर्दर अपने रीअपॉइंट हो नहीं सकते, अपना टेनर के बाद 5 साल के लिए बैन चढ़ जाएगा, और दूसरा अपना कोई नया अपॉइंटमेंट हो भी नहीं सकता 5 साल के लिए। नाउ नेक्स्ट, हाउ मेनी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आर रिक्वायर्ड इन द लिस्टेड कंपनी एंड इन द
पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल है आपका 20 करोड़ का। तो ये एज एन एग्जाम्पल था। एक्चुअल में लिस्टेड कंपनीज और जितनी भी अपना अदर पब्लिक कंपनीज होती है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल मोर देन इक्वल टू 10 करोड़ है, या टर्नओवर मोर देन इक्वल टू 100 करोड़ है, या लोन डिपॉजिट्स और अपना डिबेंचर वगैरह है मोर देन 50 करोड़ का, मोर देन 50 है, इक्वल टू नहीं बोला मैंने इस केस में। तो थर्ड वाला केस में ओनली मोर देन 50 देखने का है। तो अगर ये हो जाता है तब इस केस में लिस्टेड इंडिपेंडेंट एक्टर वाला जो क्लॉज है वो लग जाता है, मतलब वो कंपनीज को इंडिपेंडेंट एक्टर अपॉइंट करनी है पड़ती है। तो वो कितनी अपॉइंट करेंगे? अगर वो लिस्टेड कंपनी है तो इन सच केस जितना भी टोटल अपना स्ट्रेंथ है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का उसका 1/3। अगर वो ये वाली कंपनीज आ गई पब्लिक वाली जो अपने बात करें, तो उस केस में अपना कितना हो जाएगा? 2 डायरेक्टर एटलीस्ट है, मतलब 2 हो सकता है, 3 4 5 6 हो सकता है, इतना हो सकता है। ठीक है। और ये अपने को देखना लास्ट डेट ऑफ द लेटेस्ट ऑडिटेड एफएस। ठीक है। कहीं कहीं पे हो सकता है आपको इंग्लिश का ग्रामेटिकल मिस्टेक देखे तो उस चीज को थोड़ा संभाल लेना। ठीक है। एकदम प्रो नहीं हूं मैं इंग्लिश में, सो यस उसको थोड़ा डील कर लेना। इसके लिए हल्ला बुल्ला या फिर मेरे को कमेंट्स में ये सब मत बोलना कि बाप रे आपका तो इंग्लिश बेकार है या आपने ये मिस्टेक कर दिया। अगर आपको कंटेंट समझ में आ रहा है दैट मीन्स ठीक है, ठीक है। तो ये जो भी आप देख रहे हो पीडीएफ वो मैंने खुद से बनाया है, स्टडी किया है, समझा है। और मेरा क्लासेस भी लिया हुआ था जब मेरा पुराना जो, मैं तो पुरानी स्टूडेंट हूँ अटेम्प्ट वाली। तो जो सिद्धार्थ अग्रवाला सर है मेरे को बेस्ट टीचर लगता है फॉर द, मतलब जितने भी थ्योरी क्लासेस होंगे। इंटर में अगर कोई थ्योरीज आपका पढ़ा हुआ है ऑडिट हो, चाहे लॉ था मेरा, और एफएम, नहीं एसएम एसएम, हाँ एसएम भी मेरा उन्हीं से लिया हुआ था। मेरे को बेस्ट टीचर लगते हैं वो फॉर द थ्योरी सब्जेक्ट्स। ठीक है। तो उन्हीं से मैं पढ़ी हुई हूँ, तो मेरे को अभी तक एकदम ताजा याद है। तो इस वजह से ही मेरे को लगता है कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट पे ही ये क्लियर हुआ। बट मैं ऐसी बहुत से स्टूडेंट्स को भी देखती हूँ जो मेरे साथ दिए थे एग्जाम और वो फेल हो गए, 1 बार दिए हुए, 2 बार दिए हुए, 3 बार दिए हुए। उनके एसपीएम में भी अटेम्प्ट्स लग रहे हैं जो कि लगना नहीं चाहिए, इट्स नॉट, ठीक है लगता भी है, कोई बात नहीं है। लेकिन मैं होप करती हूँ कि इसके बाद तो अब लगना नहीं चाहिए। और हो सकता है इससे आपका ना अच्छा खासा मार्क्स उठेगा। जो भी ये वीडियो को देख के जा रहा है एटलीस्ट उसको ना एकदम वो रॉ करके नहीं जाएगा। ठीक है। किसी वे, देखो अपने इस एज में तो रट्टाबाजी वाला मतलब वो फ्लेवर नहीं है अब अंदर पे, अपने अपने माइंड पे कि अब कुछ रट करके चले जाए। बच्चे तो है नहीं, ए बी सी डी, या उसमें हम लोग थोड़ी पूछते हैं ए के बाद बी ही क्यों आता है, सी ही क्यों आता है। वहां तो जो रट्टा लगाया वो अभी तक हम लोग को याद है। पर वैसा वाला फ्रेशमैन आज के डेट में तो नहीं है अपना। इसलिए क्या होता है ना कि अपने को किक चाहिए होता है कि यस कोई बैठ के थोड़ा बहुत समझा दे, एमसीक्यू भी कवर हो जाए। तो मैं इस वजह से ही ये चीज को लेके आई। और मुझे लगता है थोड़ा न्यू भी है कंसेप्ट, और शायद कोई ऐसा वीडियोस नहीं है। और ये आपको ऐसा है कि छोटा छोटा भी है, और आपको बहुत ज्यादा मतलब डिटेल्ड वर्जन भी नहीं है। एमसीक्यूज भी आपका कवर होते जा रहा है, जो आपका मेन पर्पस वही है कि एमसीक्यू आपको कवर करना है। आपका रट्टा भी नहीं लग रहा है, आपको समझ में भी आ रहा है। यस मैं थोड़ा अभी स्पीड बढ़ा दी हूँ, क्योंकि आप अपने टाइम पे अपना स्लो करना है तो स्लो कर लेना। अगर आपको लगता है कि मेरा जो बोलने का स्पीड है वो बहुत कम है तो थोड़ा स्पीड कर लेना, वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। ठीक है। थोड़ा देख लेना, मैनेज कर लेना। ठीक है। यस पर मैंने हार्डवर्क बहुत किया है, तो अगर उसके लिए अप्रिशिएट करना हो तो वो भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द टेनर ऑफ एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का? तो 5 साल के लिए तो ओआर के द्वारा जो पास होता है जनरल वाला जो मीटिंग हो गया, उसमें मेजोरिटी लोग यस बोले कि यस इसको अपने को अपॉइंटमेंट करना है डायरेक्टर की तरफ पे, तो वो 5 साल के लिए एक टर्म के लिए तो फिक्स्ड हो गया। ठीक है। तो जनरली 5 5 ईयर्स का होता है, 5 साल के लिए अपना अपॉइंट करते हैं। फिर जैसे उसका एक्सपायरी होता है ना, फिर से 5 साल के लिए अपॉइंटमेंट होता है, फिर एक्सपायरी हो फिर से 5 साल। लेकिन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वाले केस में क्या होगा, 5 साल के लिए ओआर से तो अपॉइंटमेंट होगा। फर्दर अगर उसको अपॉइंट करना है ना तो एसआर पास करना पड़ेगा, दैट इज स्पेशल रिजोल्यूशन। 75% का वोटिंग वहां पे यस होना चाहिए या उससे ज्यादा का। लेकिन इसके बाद ये अपॉइंट नहीं हो सकता। कितने टाइम के लिए कूलिंग पीरियड लगेगा? 3 साल के लिए।
मतलब मिस्टर राम यहाँ पे अपॉइंट होगा एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, यहाँ पे अपॉइंट होगा, लेकिन इसके बाद अगर अपॉइंटमेंट करना है, 3 साल का कूलिंग पीरियड कवर कर लेगा, उसके बाद फिर से होना है, यस चल जाएगा, तब हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज को ध्यान में देना। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि अ कंपनी सीज टू फुलफिल द कंडीशन ऑफ अ फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ डायरेक्टर इन द करेंट ईयर पे, तो क्या वो उसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वाला जो रिक्वायरमेंट्स अपने कंपनी में लगता है, क्या वो हट गया? कि करंट ईयर में वो देख रही है कि भाई मेरी जो टर्नओवर की लिमिट है उसके हिसाब से ही क्रॉस हुई थी, उसके साथ ही मेरा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वाला क्लॉज लगा था, तो क्या आज के डेट में नहीं लगेगा? ऐसा नहीं है। 3 साल तक कंटिन्यू अगर ऐसा चलता है कि 3 साल तक कंटिन्यू अपने थ्रेशोल्ड लिमिट के अंदर आ जाता है, जो अपना लिमिट्स है कि लिस्टेड है और फिर पब्लिक कंपनी 100 करोड़ से ज्यादा बराबर, सॉरी लिस्टेड, इसको हम लोग पढ़ते हैं ना लिस्टेड 1050, इस तरीके से इसको याद करते हैं। हाँ, इसमें एक चीज था अपने एग्जाम्प्ट, इसमें है जावेद, जावेद करके इसको याद करते थे। मतलब जॉइंट वेंचर एक्सक्लूड है, डोरमेंट कंपनी एक्सक्लूड है, और एक कोई कंपनी दी, तो उस चीज को एक बार आप ध्यान से देख लेना, एक बार बुक उठा के, अगर इसमें लिस्ट में कवर होगा तब तो ठीक है, अदरवाइज आप एक बार देख लेना। हो सकता है कि मैं वीडियो के लास्ट में एक बार एडिट करके दिखा दूंगी। ठीक है, यस, तो नेक्स्ट में अपना क्या है? हाँ, तो ये कंडीशंस जो है ना वो फुलफिल अपनी क्या हो रही है, 3 साल तक कंटिन्यू ऐसी होनी चाहिए कि अपने कंडीशन के अंदर आ ही नहीं रहे, तब ही इन दैट केस ही ओनली 3 साल तक कंटिन्यू, तभी अपने ऊपर जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का जो भूत चढ़ा हुआ है, अपने ऊपर रूल्स रेगुलेशन लगाए हुए हैं, वो हट जाएंगे कंपनी में। ठीक है, अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो अपने बन गए, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का अपने को प्रूफ देना होगा कि अपने इंडिपेंडेंट है, अपने क्या है कि कोई भी तरह का इंटरेस्ट नहीं है कंपनी के ऊपर, तो वो चीज का डिक्लेरेशन देना पड़ता है एट द फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में, जब अपना अपॉइंटमेंट होगा उसके बाद का जो पहला बोर्ड मीटिंग होगा, फिर नेक्स्ट जो फर्स्ट अपना बोर्ड मीटिंग होगा एवरी फाइनेंशियल ईयर पे, उस पे भी, और कोई भी तरह का अगर कोई चेंजेस हुआ है जो हम पहले दिए हैं, उसके बाद अगर कोई फर्दर चेंज हुआ है तो तब तक देना है। इफेक्टिव डेट ऑफ रेजिग्नेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यहाँ पे आईसीए इस चीज में खेल कर सकती है आप, तो इसको ध्यान से पढ़ लो। इफेक्टिव डेट रेजिग्नेशन का कब हो? रेजिग्नेशन मतलब हम एज ए डायरेक्टर कंपनी में लेटर लिखते हुए भागना चाहते हैं कि हमको यहाँ पे रिजाइन करना है, तो रेजिग्नेशन का इफेक्टिव डेट क्या होगा? द डेट ऑन विच द कंपनी रिसीव द नोटिस, जिस दिन कंपनी को रिसीव हुआ नोटिस, जैसे मान लेते हैं 18 सितंबर को कंपनी को एक्चुअली रिसीव हुआ, पोस्ट वाला डेट नहीं, रिसीव वाला डेट। ठीक है, देन द डेट स्पेसिफाइड इन द नोटिस, या नोटिस के अंदर ही हम अपना डेट लिखे हैं कोई भी कि हम इस तारीख से रिजाइन करना चाहते हैं, जैसे 16 सितंबर का डेट वहां पे लिखा हुआ है, रिसीव की कंपनी 18 तारीख को, 18 सितंबर, तो विच एवर इज लेटर, वो वाला डेट इफेक्टिव माना जाएगा फॉर द रेजिग्नेशन पर्पस। सो डेट ऑफ रेजिग्नेशन यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? 18। इसके बाद स्मॉल शेयर होल्डर का तो आपने पढ़ ही लिया कि क्या उसका डिफिनेशन है। अब एक लास्ट क्वेश्चन कि डायरेक्टर का रिमूवल अंडर सेक्शन 116 में, अब कंपनी क्या करना चाहती है? डायरेक्टर को हटाना चाहती है, तो हम लोग खुद डायरेक्टर का रिमूवल कर रहे हैं। इस केस में कैसे होगा? या तो ट्राइब्यूनल कर देगी, ट्राइब्यूनल वाला हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर, फर्दर वाले चैप्टर पे, दैट इज सेक्शन 242 में अपने पढ़ेंगे अप्रोक्स, तो सेक्शन 242 में अपने पढ़ेंगे अप्रोक्स नहीं, सेक्शन 242 में पढ़ेंगे। उसमें अगर ट्राइब्यूनल अगर आपको एज ए डायरेक्टर रिमूव कर दी, तो वहां पे 5 साल का बैन चढ़ जाता है अपने ऊपर। लेकिन वहीं अगर इसका रिमूवल शेयर होल्डर के द्वारा होता है, चाहे ओआर के द्वारा हो चाहे एसआर के द्वारा, अब एसआर सिर्फ उसी केस में होगा जहां पे अपने ऊपर देख के आए थे ना अभी, कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का जो टेनर था वो 2 प्रकार से था, पहले 5 साल तो ओआर के द्वारा था और दूसरा 5 साल था एसआर पास करने से उसका। तो यहाँ पे अगर हमको हटाना है ना, एसआर से जो पॉइंट हुआ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, अगर उसको हमको हटाना है तो एसआर के साथ ही हम उसको रिमूव कर पाएंगे, ये चीज को ध्यान में देना। इसके लिए नीचे लिखा है कि एसआर। ठीक है, तो ओआर से अगर रिमूव कर रहे हैं या एसआर से रिमूव कर रहे हैं, तो दोनों ही केस में पहले तो प्रस्ताव रखा जाएगा कि भाई रिमूव करना है इसको, तो प्रस्ताव कौन कौन लेके आएगा?
1% ऑफ द वोटिंग पावर वाले जितना भी उसका शेयर होल्डिंग्स है, तो 1% शेयर होल्डिंग्स आ जाएगा। जैसे मान लो कि मेरा इशूड कैपिटल है, अ, मान लीजिए 5 लाख का, ठीक है। तो उस केस में 5,000 का जो कैपिटल वाला है, 5,000 का कैपिटल है, शेयर कैपिटल है, सब वो लोग आएंगे वोटिंग पावर के साथ, एटलीस्ट उतना, या तो फिर एटलीस्ट 5 लाख का शेयर्स, ठीक है, वो आएंगे। तो ये आएंगे या वो आएंगे, कोई भी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद अपने प्रस्ताव रखेंगे, कब? 14 days बिफोर ऑफ द मीटिंग। तो प्रस्ताव कितना भी आदमी रख सकता है, और इसके बाद अपना फिर मीटिंग वगैरह होगा, उसमें डिसाइड होगा कि भाई इसको रिमूव करना है नहीं करना है, वो तो बात का बात है, लेकिन ये प्रस्ताव आएगा। तो ये चीज को थोड़ा ध्यान में देखना है। तो डायरेक्टर रिमूवल इस तरीके से होगा। यस, फिर उसको वो भी होता है कि उसको टाइम दिया जाता है अपना बात रखने के लिए, जो डायरेक्टर रिमूव होने जा रहा है अभी इस डेट पे, मीटिंग के टाइम पे, तो वो अपना विलिंगनेस सिर्फ दर्शाता है कि यस, अगर मेरे को मौका मिले तो मैं फिर से अपॉइंट होना चाहता हूँ। तो ये वाला चीज वो लिख के देता है। तो वो भी एज अ नोटिस के तौर पे, नोटिस के साथ साथ बढ़ता है मेंबर्स लोगों को। तो वो सब चीज है। अब कुछ मिसलेनियस चीज जो आपको खुद से बुक खोल के आपको एक बार पढ़ लेना है। भले उस चीज का आपको एमसीक्यूज वहां पे दिख रहा है नहीं दिख रहा है, आपको इसको छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है। पहला बात आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये वाला चीज, कि आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का जो क्वालिफिकेशंस है ना, आप उसको एकदम अच्छे से आप रीड कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के ऊपर एक चीज है कि उसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए एक ओपी सेट करके टेस्ट होता है, वो पास करना पड़ता है, ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट। तो वो 13 महीने के अंदर अंदर उसको क्लियर करना होता है, ये बस थोड़ा सा आप समझ लीजिए। इसके बाद इंडिपेंडेंट एक्टर को क्या क्या मिलता है, रेम्यूनरेशन नहीं मिलता है कभी भी, इंडिपेंडेंट एक्टर को रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा। उसको क्या मिलेगा? सिटिंग फीस मिलेगा, प्रॉफिट रिलेटेड कमीशन भी मिलता है, या तो फिर रीइंबर्समेंट का चार्जेस मिलता है। मीटिंग्स कैसी भी हो सकती है, बोर्ड मीटिंग या अदर कोई भी मीटिंग होगी तो उसकी रीइंबर्समेंट एक्सपेंसेस मिलती है। इसके अलावा जो भी उसकी सीटिंग फीस होती है, चाहे वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो, चाहे वो वुमेन डायरेक्टर हो, ध्यान से सुन लेना, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, वुमेन डायरेक्टर, यहाँ पे वुमेन डायरेक्टर भी आएगा इस सीटिंग फीस वाले पॉइंट के लिए, कि उसको जो भी सीटिंग फीस मिलता है इंडिपेंडेंट को और वुमेन को, वो नॉट लेस देन अदर डायरेक्टर से कम नहीं होना चाहिए। मतलब अदर डायरेक्टर को अपने 80,000 देते हैं, तो इंडिपेंडेंट वाला को 90 दे सकते हैं, 80 भी दे सकते हैं, 75 नहीं दे सकते। ये चीज को ध्यान से देखना, ठीक है। इसके अलावा क्या आपको जो मैं पॉइंट वहां पे छोड़ दी थी, कि वहां पे लिस्टेड 1050, उसके बाद अपना जावेद वाला पॉइंट, ठीक है। तो इसमें मैं क्या बता रही थी, जावेद का मतलब हो गया एक तो जॉइंट वेंचर, ठीक है, फिर एक डोरमेंट कंपनी, और एक होली ओन सब्सिडरी कंपनी। ये लोग क्या है, एग्जेम्प्ट होते हैं। लिस्टेड कंपनी, इसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंटमेंट नहीं करना होता है, इस कंपनी को एग्जेम्पशन में डाला गया है, ठीक है। वो भी अनलिस्टेड होनी चाहिए। अगर बोलेगा कि जॉइंट वेंचर लिस्टेड है, तो लिस्टेड वाला तो लिस्टेड में आ ही जाएगा भाई, ये भी अनलिस्टेड होनी चाहिए, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट रह गया था, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। इसी के साथ मैं वीडियो एंड करती हूँ, एंड होप करती हूँ कि आज ज़्यादा टाइम भी ड्यूरेशन हुआ नहीं है। होप करती हूँ कि आपको हेल्प करता जाएगा, मेरे वीडियोस आते रहेंगे, ठीक है। और